हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। ये स्टोरी इंडिया की नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलिया की है। तो कहानी शुरू करते हैं। साल 2015 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक सेमिनार हॉल से बाहर आती हुई मोना चैन की सांस ले रही थी। आखिर लगातार 6 घंटे चला भाषण और सम्मेलन अब समाप्त हो चुका था। वे बाहर आकर ताज़ी हवा में टहलने लगी कि तभी उसकी नज़र एक आइसक्रीम बेचने वाले गाड़ी पर गई, जिसे देखते ही उसके स्वाद की इंद्रियां मचल उठी। वे उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि उसे ध्यान आया कि उसने अपना बैग हॉल में ही छोड़ दिया है और सिर्फ एक इंद्रिय की संतुष्टि के लिए अन्य 4 इंद्रियों की भावनाओं से समझौता उसे ठीक नहीं लगा। बस फिर क्या, अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर वे कुछ देर टहलने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गई और आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी उसके बगल में एक आदमी आकर बैठा और बोला, ये लीजिए। मोना ने उसे इशारे से देखा। वे आदमी अच्छी कदकाठी का, सदिक भरी वेशभूषा में एक मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाए हुए था। उसके दोनों हाथों में आइसक्रीम थी, जिसमें से कि एक उसने मोना की ओर बढ़ाया। सोच विचार के घेरे से मोना को बाहर निकालते हुए उस आदमी ने फिर से कहा, ये दूसरी आपके लिए है, लीजिए। माफ़ करिए पर जी नहीं शुक्रिया, मोना ने कहा। हम जानते हैं कि गलती हमारी है। एक अनजान अचानक से यूं सामने आकर कुछ दे तो मना करना ठीक ही है, पर हम आपसे फिर भी विनती करते हैं कि आप हमें गलत मत समझिए। हम ये आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जहाँ तक हमें आपको पहनावे से लगता है कि आप देश की प्रतिनिधि बनकर किसी मीटिंग में भाग लेने आई हैं। और दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया आकर भी आपकी साड़ी भारत का गुणगान कर रही है। उस आदमी ने मुस्कुराकर आश्चर्य किया। मोना कुछ देर सोचने लगी और फिर बेसुकड़ कर बोली, काफ़ी हद तक आपका अंदाज़ा ठीक ही है। अब तो और भी बढ़िया है। हमें खुशी होगी अगर आप इस आभार समझ कर ले लें इसे। उसने विनती की। मोना ने सर झुकाकर धन्यवाद किया और संकोचते हुए पूछा, वैसे आप मुझ पर नज़र रखे हुए थे क्या? ये सुनकर वे आदमी चौंक गया और हड़बड़ा में अपने दोनों हाथों से मना करते हुए बोला, नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आप गलत मत समझिए। हमारा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था। वे तो बस इन गोरों के बीच आपकी साड़ी ने हमारा तो ध्यान आकर्षित किया, सबका ही ध्यान अपनी ओर खींच लिया, बस इसलिए। उसकी व्याकुलता देख मोना हंसने लगी और शर्मिंदा होकर बोली, माफ़ कीजिए, वैसे आप इन गोरों के बीच कैसे? काम के सिलसिले में? जी नहीं। वे हम इतना कहते हुए उस आदमी की नज़रें एक जगह पर आकर रुक गई। उसके शांत चेहरे पर अचानक व्याकुलता के भाव आ गए। वे अचानक खड़े होते हुए घबरा कर बोला, वे हमें शायद चलना चाहिए, हम और नहीं रुक सकते। मोना अचंभे से पीछे मुड़कर देखते हुए पूछी, वहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर आप कैसे देख रहे हैं? वे आदमी सिर झुकाते हुए बोला, हमें माफ़ कीजिए, हम चलते हैं, नमस्ते। मोना स्तब्ध होकर इधर उधर देखने लगी। इस आदमी को जाता देख सोचने लगी, अचानक ऐसा भी क्या हो गया? कहीं कोई जासूस तो नहीं था? वे फिर कंधे उचकते हुए बोली, खैर बहुत देर हो गई है, मुझे भी चलना चाहिए अब। वे बेंच से उठी और पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, शुक्रिया भी नहीं बोल पाई। इतना कहते हुए वे सेमिनार हॉल की ओर बढ़ी। उस मुलाकात के बाद वे पूरे दौर पर उसके बारे में ही सोचती रहीं। उसके दिमाग से उस अजनबी का ख्याल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय का चक्र घूमा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। वे अब मुंबई के एक बड़े से म्यूज़ियम में काम करने लगी और उससे अजनबी की वे धुंधली हो चुकी छवि अब दिमाग के किसी तहखाने में गुम हो चुकी थी। एक रात जब वे म्यूज़ियम में रखी वस्तुओं की जांच कर रही थी, तभी मैनेजर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, इधर इंदौर जाओगी? ज़रूर जाऊंगी, पर काम क्या है? उसने पूछा। वहाँ के एक राज परिवार ने महल में रखी कुछ कीमती वस्तुओं के लिए एक नीलामी आयोजित की है।
और वे चाहते हैं कि हम उनकी मदद के लिए किसी को भेजें। मैनेजर ने समझाया। ठीक है, आप कहते हैं तो ज़रूर जाऊंगी। मोना ने हामी भरी। मैं अभी ही उन्हें तुम्हारा फ़ोन नंबर और ईमेल भेज देता हूँ, बाकी वे तुम्हें आगे की जानकारी दे देंगे। मैनेजर ने आश्वासन किया। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने उनसे वादा किया और घर आ गई। कुछ देर बाद मोना का फ़ोन बजा। हेलो जी कहिए। उसने फ़ोन उठाया। नमस्ते, मेरा नाम देवराज सिंह है और मैं इंदौर के राजमहल से बात कर रहा हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से जवाब आया। जी नमस्ते, सर ने बताया था आपके बारे में, कहिए क्या मदद कर सकती हूँ। उसने विनम्रता से पूछा। मैंने आपको ईमेल पर टिकट भेजा है, मदद करने के लिए आप कल की फ़्लाइट पकड़कर आ जाएं। वहाँ एयरपोर्ट पर एक सेवक आपके स्वागत के लिए खड़ा होगा, देवराज ने बताया। जी बिल्कुल, मैं पहुँच जाऊँगी, नमस्ते। उसने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। अगली दोपहर तक वे इंदौर में कदम रख चुकी थी। देवराज के कहे मुताबिक ही एक सेवक एयरपोर्ट पर उसके नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। वे राजमहल पहुंची तो सेवक उसे एक कमरे के आगे लेकर बोले, यह कमरा आपके ठहरने के लिए है, आप अपना सामान भीतर रख सकती हैं, मैं आपका यहीं इंतज़ार करता हूं। मोना ने अपना सामान कमरे में रखा और बाहर आकर बोली, चलिए। सेवक आगे चलते हुए एक कमरे के आगे रुक गया और कहा, जाइए साहब, अंदर ही हैं। उसने सिर झुकाकर आभार जताया। कमरे के अंदर गई। वहाँ उसे एक आदमी खड़ा दिखा जो उम्र में उससे थोड़ा ही बड़ा होगा, पर उसके भाव एक जिम्मेदार आदमी जैसे थे। वे मोना को देखते ही उसकी ओर बढ़कर बोला, अरे मोना जी, आप आ गई। बस मैं इन्हें अभी आपके बारे में ही बता रहा था। नमस्ते, मेरे ख्याल से आप देवराज जी हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात किया था, मोना ने कहा। सही पहचाना आपने, देवराज ने फिर व्हीलचेयर पर बैठे बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये है यहाँ की राजमाता। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वे हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए बोली, माफ़ कीजिए, मेरी नज़र आप पर पहले पड़ी नहीं, इसलिए नमस्ते। उसने फिर अपनी आंखें मेंची और धीमी सी बोली, मैं आपको पहचान नहीं पाई, इधर आइए, राजमाता ने गंभीरता से कहा। उस कमरे में खड़े बाकी सभी लोगों ने मोना को एकटक से देखने लगे और उधर ये देखकर मोना का गला सूखने लगा और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके पास पहुंचने पर राजमाता ने उसे झुकने का इशारा किया और वे अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसके गालों की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने शरीर की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर उन्होंने उसके गाल पर हाथ फेरा और हंसकर कहा, हमें ना पहचानने के लिए हम आपको सज़ा थोड़ा ही सुना रहे हैं, जो आप माफ़ी मांग रही हैं। ये सुनकर उसने आंखें खोली तो देखा सब हंस रहे थे। वे शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई। राजमाता ने देवराज को देखकर कहा, आप इन्हें काम समझाइए, हम चलते हैं। जी राजमाता, देवराज ने सिर झुकाकर कहा। इसके बाद एक सेवक उन्हें कमरे से बाहर ले गया। चलिए, मैं आपको आपके काम की जगह दिखाता हूँ, देवराज ने मोना से कहा। उसने हामी भरी और दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। सारी जगह देखते देखते कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। ग्वालियर में चलते हुए देवराज ने कहा, बस इतना ही है। गलेरे में चलते हुए देवराज ने कहा, बस इतना ही है। आपके पास एक हफ्ते का समय है। आपको यहाँ इन कमरों में रखे सामानों की कीमत का आंकलन करना होगा और एक सूची बनानी है, जिसके आधार पर ही नीलामी में बोली लगाई जाएगी। समझ गई ना आप? जी, आप निश्चित रहिए, सब हो जाएगा, उसने आश्वासन दिया। ठीक है फिर, पर आज भर आराम कर लीजिए, फिर कल से काम शुरू कीजिए, देवराज ने कहा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर आप कमरों को दोबारा देखना चाहे तो देख सकती हैं। इतना कहकर वे वहाँ से चला गया। मोना रुककर उन कमरों में रखे सामान को बड़े ध्यान से देखने लगी। जैसे जैसे वो कमरों की ओर बढ़ती, उसका जिज्ञासा और बढ़ने लगता।
सभी कमरों को देखने के बाद जब वे गलियारे से गुजर रही थी तभी उससे वहाँ एक और खुला दरवाज़ा दिखा। झांक कर देखने पर उसने पाया कि वे लाइब्रेरी थी। उसने धीरे से अपना पैर अंदर रखा और लाइब्रेरी में नज़र दौड़ाई तो देखा फर्श से लेकर पहली मंजिल की ऊंचाई तक सिर्फ किताबें ही रखी थी। उसने और भीतर जाने की सोची पर उसे ये उचित नहीं लगा। वे खुद को समझाते हुए और अपना सिर हिलाकर वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ी। रात को खाना खाने के बाद वे बगीचे में टहलने निकली पर सफ़र की थकान के कारण नींद उस पर हावी होने लगी और वे कमरे में वापस आकर सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मुंह से निकला लाइब्रेरी। वे उठकर बैठ गई और आंखें मलते हुए बोली, लाइब्रेरी मेरे सपने में क्यों थी? फिर वे बोली, सपना ही तो था। इतना कहते हुए वे तैयार होने लगी और अपने काम की ओर चली। गलियारे से गुजरते हुए उसकी नज़र फिर से लाइब्रेरी पर पड़ी पर फिर उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ी। कुछ देर बाद जब उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, उसे विवश करने लगी तो वे कागज़ कलम वहीं रख लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। तो दोस्तों ये एक बुक है, बेसिकली एक बुक है। बुक की कहानी मैं आपको पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसका अगला भाग मैं अगली वीडियो में भाई लेकर आऊँगा। तो बाकी मुझे माफ़ करना, मैं इतना हिंदी में अच्छा नहीं हूँ। वैसे मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो इतनी हिंदी मुझे अच्छे से आती नहीं है पढ़ने। तो अगर कोई गलती होगी वो शब्द बोलने में तो मुझे माफ़ करना भाइयों। तो अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों।